नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजे अब सबके सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, वहीं हरियाणा में बीजेपी को मेजॉरिटी मिली है। हरियाणा के चुनाव इतिहास में यह पहला मौका है जब बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इसके बाद अब सबकी नजरें महाराष्ट्र पर जाकर टिक गई हैं। महाराष्ट्र जहां अगले महीने चुनाव होने हैं, यहां भी इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी वैसे तो काफी पहले से ही कमर कस चुके थे, लेकिन हरियाणा का चुनाव परिणाम की धमक भी महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। आखिर हरियाणा के रिजल्ट का महाराष्ट्र चुनाव में क्या असर पड़ सकता है और महाराष्ट्र के सियासी दलों को अब कैसे नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी, यह रिपोर्ट देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ है। हम सब राजनीति को बाजू में रखकर मोदी जी के विकास की राजनीति को स्वीकारा है। महाराष्ट्र की राजकीय परिस्थितियां अलग है और हरियाणा की राजकीय परिस्थितियां अलग है। कांग्रेस से भी हम बात करके सीखेंगे कि वहाँ क्या गलतियां हुई कि वो फिर से हम वो गलतियां करें। हरियाणा विधानसभा का परिणाम महाराष्ट्र में बढ़ा दिया घमासान। सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री का चेहरा गठबंधन में विवाद बढ़ाएगा गहरा। एमवीए में कांग्रेस, महायुति में बीजेपी। हरियाणा के नतीजे से बदलेगी रणनीति। हरियाणा जहां कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी के 10 साल की सरकार को अब की बार बेदखल करने में कामयाब हो जाएंगे। हरियाणा जहां की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस नेताओं के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। बीजेपी न सिर्फ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही है, बल्कि हरियाणा के चुनाव में इतिहास में पहली बार बीजेपी सत्ता के हैट्रिक का स्वाद चखने जा रही है। और अब इसका सीधा असर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव पर पड़ने वाला है। महाराष्ट्र जहां अगले महीने में विधानसभा के चुनाव होने, जिसके लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पिछले कई महीनों से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। महायुति जो कि इस वक्त सरकार में है, जिसमें बीजेपी शामिल है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है, अजित पवार की एनसीपी भी जिसकी साझेदार है। वहीं महाविकास अघाड़ी सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में है, जिसमें कांग्रेस शामिल है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी भी गठबंधन में भागीदारी निभा रही है और शरद पवार की एनसीपी शरद भी एमवीए का अहम हिस्सा है। यानी एक गठबंधन की अगुवाई बीजेपी कर रही है, तो वहीं दूसरे अलायंस में कांग्रेस का रोल सबसे प्रमुख है। और गठबंधन के इसी समीकरण पर हरियाणा का चुनाव नतीजा गहरा असर डाल सकता है। आखिर हरियाणा का रिजल्ट महायुति और महाविकास अघाड़ी का गणित कैसे बिगाड़ सकता है? हरियाणा के चुनाव परिणाम से महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस को अपनी रणनीति में क्या बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि हरियाणा में बीजेपी की जीत से महाराष्ट्र में किस तरह बीजेपी और उनके सहयोगी दल जश्न मना रहे हैं।
खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं बीजेपी के चंद्रशेखर बावनकुले, वो यहाँ पर आए हुए हैं। जो नेता कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उनका कहना है कि हरियाणा तो अभी झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है। यानी कि जो नेताओं के हौसले हैं वो पूरी तरह से बुलंद है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह के महाराष्ट्र को लेकर सर्वे आ रहे थे और जिस तरह से लोकसभा में परिणाम आए थे, तो कहीं न कहीं बीजेपी को एक डर था, महायुति को एक डर था कि परिणाम बदल सकते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोकसभा योजनाएं लाई गई ताकि परिणाम को बदला जा सके। और चूंकि लोकसभा में हरियाणा का भी रिजल्ट बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए महाराष्ट्र के हौसले बढ़ गए कि हरियाणा का रिजल्ट जिस तरह से बदला है, तो कहीं न कहीं उनको लगता है कि महाराष्ट्र का भी चुनाव परिणाम बदलेगा। ये जो आज का विजय है, ये विजय माननीय मोदी जी पर हरियाणा के और देश के जनता के विश्वास का विजय है। और इस विजय में दिखाया है कि हरियाणा वालों ने सब प्रकार की संकुचित राजनीति को बाजू में रखकर मोदी जी के विकास के राजनीति को स्वीकारा है। साथ में कश्मीर में आज लोकतंत्र की विजय हुई है। तो मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान का जो एजेंडा था, जो प्रोपेगेंडा था कि केवल सेना के भरोसे इन्होंने जम्मू कश्मीर को कब्जे में रखा है, एक करारा तमाचा आज पाकिस्तान को मिला है और भारत की जीत हुई है। आपल्या आंबेडकरांची विचारधारीनं चाललेलं आहे। त्यामुळं उद्याच्याला विरोधक येऊन काही खोटं नाटं रेटून सांगतील, खोटं बोल पण रेटून बोल असं ते करतील। कृपा करून लोकसभेच्या सारखा विश्वास ठेवू नका। आज सगळ्यांना एक आनंद वाटले होता, अतिशय गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले होते, आमचं सरकार येणार, आमचं सरकार येणार। पार त्या हरियाणामध्ये सुपडा साफ झालाय काँग्रेसवाल्यांचा। निव्वळ काहीतरी आव आणतात, त्यांना काही करायचं नाही। त्यांनाही बरेच वर्ष सरकारमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली। हरियाणा जो है वो कांग्रेस के लिए, विरोधी पक्ष के लोगों के लिए एक आई ओपनर है। हरियाणा में जो है जाति जाति में डिफरेंस पैदा करने का काम किया। लोगों ने चुपचाप रहकर कांग्रेस को जो है एक तमाचा लगाया है। ये फिर से फेक नैरेटिव फैलाने का काम जो है पूरे देश में आप नहीं करना चाहिए, बंद करो। ये एक मैसेज है कांग्रेस को और विरोधी पार्टियों को कि एक बार फेक नैरेटिव जो है आप फैला सकते हो, बार बार लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। उसका अच्छा उदाहरण हरियाणा ने दिया है, हरियाणा के लोगों ने दिया है। आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी महायुति गठबंधन जो है वो बड़े पैमाने पर जीत हासिल करेगी। फिर से एक बार महायुति की सरकार यहाँ पर सत्ता स्थापित करेगी। वहीं महायुति के मौजूदा कैप्टन और प्रदेश के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र में महायुति की जीत का दावा किया। जातिवाद हारा, विकास जीता, डबल इंजन की विजयी दौड़ जारी। हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार डबल इंजन सरकार पर अपने विश्वास की मुहर लगाई। विरोधियों के सारे सपने चकनाचूर हो गए। हरियाणा की जनता भी अभिनंदन के पात्र है। उन्होंने कांग्रेस के अत्यंत घातक फेक नैरेटिव को महत्व न देते हुए भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता को चुना। महाराष्ट्र की जनता भी ऐसे फर्जी नैरेटिव के जाल में नहीं फंसेगी और डबल इंजन सरकार की ये विकास यात्रा महाराष्ट्र में भी जारी रहेगी, इसका पूरा विश्वास है। हरियाणा महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की माने तो महाराष्ट्र में हरियाणा चुनाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र के हालात हरियाणा से काफी अलग है। यहाँ मुद्दे अलग हैं और यहाँ के लोग महायुति की सरकार से काफी त्रस्त हैं। महाराष्ट्र की राजकीय परिस्थितियां अलग है और हरियाणा की राजकीय परिस्थितियां अलग है। महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा का महाराष्ट्र है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले कोल्हापुर में हमारे नेता राहुल जी आए और उस कार्यक्रम का मैसेज आज महाराष्ट्र की जनता को बड़े पैमाने में गया है। मालवन में हुई घटना, जो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से शिवाजी महाराज जी के पुतले से जो
पुतले के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अवमान किया है वो महाराष्ट्र कभी नहीं भूल सकते। हमें लगा था, जो माहौल दिख रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा, वो नहीं हुआ। तो हम सबको कांग्रेस से भी हम बात करके सीखेंगे कि वहाँ क्या गलतियाँ हुई कि वो फिर से हम वो गलतियाँ करें। महाराष्ट्र चुनाव जो हो रहे हैं वो उन मुद्दों पे हो रहे हैं जो हरियाणा से बहुत अलग हैं। आपने 2 राज्य स्तर की पार्टियों को तोड़ने का काम किया, आपने परिवारों को फोड़ने का काम किया, आपने परिवारों में दरार की है, और किसके लिए? सिर्फ सत्ता पाने के लिए। आपने इलेक्शन कमीशन को मिसयूज़ किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ किया, आपने डेमोक्रेसी के जो मूलभूत, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो फाउंडेशन है, उसको ख़त्म करने का काम किया। पहले तो वो एक बहुत भारी मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है महाराष्ट्र में कि जो इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र की हैं, और महाराष्ट्र देख रहा है, वो महाराष्ट्र से उठाकर दूसरे राज्यों में ले जा रही हैं। केंद्र से जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री बार बार आकर वही प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट कर रहे हैं जिसका 6 महीने पहले कर चुके हैं। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस तरीके से स्टैच्यू गिरी, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, ये सारे मुद्दे महाराष्ट्र में लागू होंगे और महाराष्ट्र विल वोट ऑन द बेस ऑफ इमोशंस। सबके अपने अपने दावे, लेकिन सवाल ये है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे का वाकई में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव परिणाम का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरण पर पड़ेगा, खास तौर पर विपक्षी महाविकास आघाड़ी पर, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस को हरियाणा में मन मुताबिक सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस की पावर महाराष्ट्र में घटेगी। जैसा कि कांग्रेस पहले कुछ महीनों से लगातार महाविकास आघाड़ी में अधिक सीट पाने की बार्गेनिंग कर रही थी, निश्चित तौर पर इससे उसकी बार्गेनिंग पावर भी अब कम होगी। शिवसेना ये भी चाहती है कि आप मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है वो आप सबके सामने लाइए, और उन्होंने एक नहीं 4 बार ये डिमांड की, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा कि हम कभी भी जहां हमारी सत्ता नहीं होती वहां मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हम पहले ही जनता के सामने नहीं लाते। तो ऐसा लग रहा था कि बड़े भाई की भूमिका में है वो, और वो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में हमको जो जीत मिली है उससे सभी छोटे छोटे दलों को हमारी बात सुननी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि उनको दूसरे दलों का भी सुनना पड़ेगा और दूसरे दलों को साथ लेके ही कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा। अकेली के बलबूते पर चलने के दिन अभी नहीं आए हैं, इसका मतलब यही है। यानी हरियाणा के नतीजों का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में पड़ने वाला है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि महायुति में सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाए। हरियाणा का चुनाव परिणाम दोनों गठबंधन में एक नए सिरे से मंथन शुरू करवा चुका है। महाविकास आघाड़ी में पहले से ही सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना दबाव डाल रही थी। उद्धव ठाकरे खुद कई मौकों पर कह चुके हैं कि चुनाव से पहले सीएम फेस का अनाउंसमेंट होना चाहिए। साथ ही सीट शेयरिंग भी, इस मसले पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच कई सीटों पर सहमति बन नहीं पा रही थी। इधर हरियाणा जीत से अब महायुति में बीजेपी भी गदगद है। ऐसे में अब दोनों गठबंधन के बीच सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर किस तरह माथापच्ची शुरू हो गई है, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के दोनों गठबंधन में इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी। दोनों अलायंस में शामिल पार्टियां लगातार मंथन कर रही हैं। कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किस पार्टी को महाराष्ट्र के किस हिस्से में ज्यादा सीट मिलेंगी, इन तमाम पहलुओं पर दोनों गठबंधन इस वक्त रणनीतियां बनाने में जुटे हैं। इस बीच हरियाणा के चुनावी नतीजों ने दोनों अलायंस को नए सिरे से रणनीतियां बनाने को शायद मजबूर कर दिया है। खासकर कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद की गठबंधन महाविकास आघाड़ी, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने से पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग में कांग्रेस का बोलबाला अब थोड़ा कम हो सकता है। मगर इन सब के बीच महाविकास आघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे पर एक बार फिर अपनी डिमांड दोहराकर कांग्रेस और शरद पवार की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी की ओर से सीएम फेस का ऐलान कर दिया जाए, ताकि जनता किसी भ्रम में न रहे। 1.5 महिन्यापूर्वी षण्मुखानंद हॉलमध्ये महाविकास आघाडीचा जो कार्यक्रम झाला तेव्हा जे जाहीर केलं तेच सांगतो, कारण उल्काताई तुम्ही बोललात की महाविकास आघाडीमध्ये जर काही वाद होणार नसेल तर
मी तेव्हाही बोललो, आत्ताही बोलतो, काँग्रेसने आज नाव जाहीर करावं किंवा राष्ट्रवादीने करावं, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने एकमत बघावं. मी त्यांच्यापैकी कोणी नाव जाहीर केलं तरी माझा आत्ता पाठिंबा तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने देतो. चला होऊन दे. कारण मुळामध्ये मला माझा महाराष्ट्र प्यारा आहे. मला महाराष्ट्राचं हित साधायचंय. उद्धव ठाकरे ये मांग काफी पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और खुद शरद पवार कई मौकों पर उद्धव की इस मांग को खारिज कर चुके हैं. अजिबात आलेली नाही. त्याचा आजचा विचार करायचं काही कारण नाही. अनेक वेळा असं घडलं की नेतृत्व कोणी करायचं ही निवडणूक झाल्याच्या नंतर, संख्या असल्याच्या नंतर निर्णय घ्यायचा असतो. आज कशाचा काही फत्ता नाही. अजून बहुमत आहे, बहुमत मिळेल असं वातावरण आहे, त्याच्याबद्दल शंका नाही. पण त्यासाठी आत्ताच काही मांडणी करण्याची आवश्यकता नाही आहे. मैंने डिसीजन हो गया है, महाविकास आघाड़ी करके हम लोग सामने जाएंगे. मुख्यमंत्री बाद में, चुनाव के बाद में हम लोग सब बैठेंगे और उसमें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट सब लोग डिसाइड करेंगे. यह अलग बात है कि अभी तक महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग के मसले पर किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची. हालांकि महाविकास अघाड़ी में 288 में से 180 से 190 सीटों पर तीनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है. बाकी की बची हुई 100 सीटों पर फिलहाल मंथन चल रहा है. इनमें से मुंबई, कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा और कुछ सीटें उत्तर महाराष्ट्र की है, जिनमें महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच बात अटकी हुई है. महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है, किसको चाहती है? राहुल गांधी तो यहाँ नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे ना? क्या प्रियंका गांधी जी बनेगी? क्या खड़गे साहब बनेगी? नहीं. तो हमें मालूम है यहाँ कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. एक दूसरे के ऊपर हावी होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता. हम सब एक साथ है, एक साथ लड़ेंगे. और ये जो तानाशाही है मोदी जी की, उसको महाराष्ट्र से हम उद्ध्वस्त करते हैं. महाराष्ट्र के अंदर महायुति सरकार बहुत घबराई हुई है. अगर वो चाहती तो हरियाणा के साथ में आज महाराष्ट्र के भी रिजल्ट घोषित हो जाते हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आज शाम तक बन जाती. मगर जो महायुति है वो घबराई हुई है. और मैं आपको कहता हूं कि जब भी वो इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे और जब भी रिजल्ट आएगा, महाराष्ट्र के अंदर 101% महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है. मुंबई में कांग्रेस कितनी सीट की डिमांड करी सर विधानसभा चुनाव? बातचीत चालू है और सब बातचीत फाइनल स्टेज में भी पहुंच गई है कांग्रेस की यूबीटी उद्धव साहब ठाकरे के साथ और शरद पवार के साथ में. और आप देखना कि हम यूनाइटेड लड़ेंगे, बेहतर लड़ेंगे और मुंबई के अंदर ऐतिहासिक जीत, सबसे ज्यादा सीट इस बार महाविकास आघाड़ी के इतिहास में मुंबई से आएगी. महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों के नेता भले ही सीट शेयरिंग को लेकर ये कह रहे हों कि इस पर जल्द फैसला हो जाएगा, लेकिन जानकारों की माने तो हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद दलों के बीच सीट बंटवारे का मसला कई मुद्दों पर पेंच फंसा सकता है. कांग्रेस के सामने अड़चन है. अभी तक उसके गठबंधन साथी उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर कांग्रेस का दबाव था, लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी उन पर दबाव बनाएगी, सीट समझौते पर दबाव बनाएगी. उद्धव ठाकरे लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए. अभी तक कांग्रेस और शरद पवार दोनों इस चीज से इनकार करते रहे, लेकिन मेरे को लगता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा है, वो महाराष्ट्र चुनाव किसी भी तरीका से जीतना चाहेगी. इसके लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों से समझौते कर सकती है और इसका असर सीट बंटवारे पर भी पड़ेगा. न सिर्फ महाविकास अघाड़ी बल्कि महायुति में भी अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल डील सामने नहीं. हालांकि गठबंधन में शामिल अजित पवार की एनसीपी का दावा है कि तीनों दलों के बीच 230-235 सीटों पर बात बन गई. बाकी की सीटों पर भी जल्द ही डील लॉक कर ली जाएगी. महाविकास आघाड़ी का जो वोट मांगने का तरीका है वो मुख्यमंत्री बनने के लिए है. कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस होड़ लगी है, लेकिन हमारे महायुति में ये होड़ नहीं है. हमारी महायुति में जो 3 नेता है हमारे, देवेंद्र जी, एकनाथ जी, अजित दादा, इन सब लोगों ने हमने एक निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के विकास के लिए हम वोट मांगेंगे. हमारे सीट शेयरिंग में कोई चिंता वाली बात नहीं है.
230-35 सीटों में हमारे तीनों पार्टियों में एक वाक्यता हो गई है। केवल एक 40-50 सीटों में वो भी कोई ऐसा मतभेद कोई सीरियस नहीं है, मगर होता है, स्वाभाविक है, तीन पार्टी है, एक दूसरे के साथ चर्चा होती है। जिसका अच्छा उम्मीदवार होगा तो हर आदमी सोचता है कि भाई मुझे भी मौका मिलना चाहिए। ये अगले 2-3 दिनों में ये मामला भी सेटल हो जाएगा। जानकारों की माने तो हरियाणा में बीजेपी के जीत से महाराष्ट्र में जितनी टेंशन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर होगी, उतनी ही चिंता महायुति में भी बढ़ने वाली है। दोनों तरफ एक एक बात तय है। एक तरफ शरद पवार लीड कर रहे हैं, खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी और कांग्रेस को भी। वहाँ पे माना ये जा रहा है कि पवार साहब जो सजेशन दे रहे हैं उसे बड़ी गंभीरता से दोनों पार्टियों के लोग ले रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जो सजेशंस आ रहे हैं उसे अभी उस तरीके से शिंदे शिवसेना में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि कई सीटों को लेके अभी भी तालमेल नहीं बैठे हैं। शिंदे शिवसेना के बीच में कई सीटों पे बीजेपी कह रही है जहाँ पे शिंदे के जीते हुए उम्मीदवार हैं कि वहाँ पे उनके कैंडिडेट खड़े किए जाएं, तो अभी वो स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो कुछ सीटों पे दोनों तरफ कुछ सीटों पे हो सकता है कि स्थिति थोड़ी सी पेचीदी हो। बस ये है कि बीजेपी का मोराल हाई है, वो चाह रहे हैं और तेजी से उस जीत को महाराष्ट्र में कन्वर्ट करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेंगे। बहरहाल अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा के चुनाव परिणाम से महाराष्ट्र के सियासी दलों की रणनीति पर क्या असर पड़ता है, और महाराष्ट्र के जब चुनाव होंगे तब उनके नतीजे क्या आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।